हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइट एरिया पे। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आज हम बात करने जा रहे हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल के कुछ एप्लीकेशंस की, कैसे उनसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। और आगे की बात हम जैसे अभी इसमें एक टॉपिक बचा है फिजिकल इक्विलिब्रियम यानी भौतिक साम्य कि अभी हमने बात की थी लेक्चर में पीछे कि रासायनिक साम्य जो है वो रासायनिक अवस्थाओं में चेंज होगा, केमिकल कंपोजिशन उसका चेंज हो जाता है, कैसे होता है वो सब हमने देख ही लिया था, साम्य पे कैसे रहती है। और आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप सभी इसको शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इसी से जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सीधा सा आप रिएक्शन देखेंगे और क्वेश्चन कर देंगे कि इसमें उसने क्या क्या डिमांड रखी है। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पीछे, अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे क्या करना है इसमें, इसके अंदर कैसे ली चैटेलियर प्रिंसिपल जो है वो काम करता है। और आप बड़े ध्यान से देखना इसको। आज बस हमारा चैप्टर एंड की तरफ है, हो गया खत्म मान लो। अब हमें करनी है पीछे के सवाल जो है वो जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड, जो मतलब अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, जो ट्रेंड चला आ रहा है पेपरों में कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, तो उनको हम मद्देनजर रखते हुए बात करेंगे। कैसे करना है वो सब हम देखते हैं। ली चैटेलियर प्रिंसिपल की हम बात कर रहे थे कि ये हम इस प्रिंसिपल में ये होता है कि जैसे कोई भी रिएक्शन है साम्य के ऊपर, अगर उसमें आप सांद्रता में चेंज करते हैं, उसकी टेम्परेचर में चेंज करते हैं या फिर उसके प्रेशर या वॉल्यूम में चेंज करते हैं, तो रिएक्शन जो है साम्य जो है वो उस दिशा में शिफ्ट हो जाएगा जिसमें उस जो आपने चेंज किया है उसका प्रभाव खत्म हो रहा हो। ठीक है, आप बात हमने समझ ही ली थी कि ये कैसे काम करता है। जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो साम्य उस दिशा में जाएगा जहां पे प्रेशर खत्म हो रहा हो। जब मोल बढ़ा रहे हैं तो साम्य उस दिशा में चला जाएगा जहां पे मोलों की संख्या कम हो, जिस साइड भी प्रोडक्ट साइड है या रिएक्टेंट साइड है। ठीक है, वो सब हमने बातें कर ली थी। अब इस पे जो है वो उस जो प्रिंसिपल था उसको हम अप्लाई करके देखते हैं कि रिएक्शन में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए। ये है 2A, ये गैसियस मॉलिक्यूल है, ये B भी गैसियस मॉलिक्यूल है, C भी एक गैसियस एटम है, तो 2A प्लस B से बन रहा है C। अब इसने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ये बोल रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जानी चाहिए और इसने ये कंडीशन दे रखी है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने के लिए इस रिएक्शन को कौन सी कंडीशन चाहिए होगी, कौन सी इसके लिए सूटेबल है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, अच्छा इसमें एक चीज और ऐड कर लो आप, सॉरी, प्लस हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, और ये रिएक्शन फॉरवर्ड जानी चाहिए, फॉरवर्ड जानी चाहिए। इसके लिए आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको कौन सा लग रहा है इसमें? देखो, हीट दे रखी है मतलब प्रोडक्ट साइड, मतलब हीट निकल रही है। रिएक्शन जब करवाएंगे तो हीट निकलेगी तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? ऊष्माक्षेपी। दिख रहा है ऊष्माक्षेपी ये रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी है। मतलब इसको हम तापमान तो नहीं देंगे, ताप तो नहीं बढ़ाएंगे, तापीय ऊर्जा अगर देंगे, तापीय ऊर्जा देंगे तो हीट तो और निकलती जाएगी। ठीक है, तो हमें हीट का कंबशन नहीं हो रहा, मतलब हीट काम में नहीं आ रही। हीट तो इसके पास पहले ही बहुत है, 2A प्लस B के पास इतनी एनर्जी है कि वो खुद रिएक्शन करके C जब बनाएगी तो कुछ ना कुछ हीट रिलीज कर देगा। ठीक है, तो इसको तापीय ऊर्जा देने से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पहले ही हीट बाहर निकल रही है प्रोडक्ट वाली साइड। हाँ, हीट तब दे सकते थे जब यहां पे जरूरत पड़ रही हो, हीट की जरूरत पड़ रही हो, यहां पे मतलब माइनस हीट होता, माइनस उष्मा ऊर्जा होती तो हम हीट दे सकते थे, क्योंकि माइनस का मतलब यह है कि यहां इस वाले की जो ऊर्जा है वो इससे कम है। ठीक है, इसका मतलब ये होता, समझ रहे हैं? तो इसको रिएक्शन करवाने के लिए ऊर्जा देते हैं हम, तो अभी तो इसको जरूरत है नहीं, तो रिएक्शन कौन सी है? ऊष्माक्षेपी। तो इसका मतलब क्या हुआ? तापमान तो हमें करना है मिनिमम, यानी कम से कम जितना तापमान हमें दिया हुआ है वो रखना है, वो हम ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे। अब देखो क्या है, रिएक्शन कहां जानी चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन जानी चाहिए, हमें प्रेशर दे रखा है और तापमान दे रखा है। तापमान का तो हमें पता चल गया मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी से हम पता लगा लेंगे। अब दूसरी बात यह है, प्रेशर का क्या करना है? प्रेशर दे रखा है एटीएम के अंदर, तो प्रेशर जब हम पता लगाएंगे तो इधर देखो मोल, ये क्या है? इसका स्टोइकोमेट्रिक 2 1 1, इसका 3 हो रहा है और इसका 1 है टोटल। ठीक है, 3 1
एक कम होता है 3 से, तो एक मोलों की संख्या क्या है, कम हो रही है। इफेक्ट कहां जाना चाहिए, उधर जहां पे मोलों की संख्या कम हो रही है ना। अब हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल को उल्टा करके सोच रहे हैं। उल्टा करके मतलब पहले हमें इफेक्ट पता है कि मोलों की संख्या यहां पे कम हो रही है, तो उल्टा अप्लाई करो, मोलों की संख्या कम होने वाली में जाना चाहिए, मतलब मोलों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ रही होगी, तभी तो उसको नलीफाई करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी जहां पे मोलों की संख्या कम है। सोचो, थोड़ा कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा, ठीक है। मोलों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। जब मोल ज्यादा हो जाएंगे सोचो, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये होता है फॉर्मूला C बराबर N/V का। तो इकाई आयतन में अगर मोलों की संख्या ज्यादा हो गई, यानी कि आयतन क्या हो गया, उसका कम हो गया, आयतन कम हो गया। आयतन और P कैसे होते हैं, रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं ना। तो अगर V कम हो गया तो P क्या हो गया, ज्यादा हो गया। P मतलब ज्यादा, मतलब मैक्सिमम होना चाहिए इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखो कौन सा, P होना चाहिए ज्यादा, T होना चाहिए कम। कैसे होगा, P ज्यादा, 1000 500 1500, 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1000 और 500 के, तो 1000 तो दिख रहा है, ये इन दोनों में से होना चाहिए, ठीक है। 500 वाला तो कट ही कर दो कि 500 एटीएम तो नहीं होगा, क्योंकि अपने को 500 से ज्यादा 1000 एटीएम दे रखा है पहले, तो ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए। 1000 वाले दोनों बच गए। तो 1000 में इसमें दे रखा है हमें 500 डिग्री सेल्सियस तापमान, और तापमान क्या होना चाहिए, सबसे कम, तो ये क्या है 50 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा ये थर्ड वाला, आंसर हो गया थर्ड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार कस के रिएक्शन को देखो, रिएक्शन कहां जा रही है, क्या पूछा है और क्या बोला है। और आपको ली चैटेलियर प्रिंसिपल याद होना चाहिए। याद इन द सेंस रटा हुआ नहीं कि ऐसा ऐसा होता है, आपको लिखना नहीं है, वहां पे कोई लिखवाएगा नहीं, आपको उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए कि उसको अप्लाई कैसे करना है। ध्यान से देखने के बाद पिछली वीडियो आप जरूर देखें, उसमें मैंने बताया है कि कैसे वो काम करेगा और कैसे वो होगा। एक दो क्वेश्चन से और समझते हैं ताकि आपको फिर से समझ आए, ठीक है। हाँ भाई, अगला सवाल आपको दिख रहा है, क्या है देखो, रिएक्शन को कहां चलाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है। सोचो थोड़ा, ऑप्शन मैंने हिंदी में लिखे है, इस बार हिंदी में भी आपको पता चलेगा, ठीक है। सोचो क्या कहना चाह रहा है, SO2 प्लस O2 सामने पे रिएक्शन है, SO3 बन रहा है, रिएक्शन बैलेंस है, पहले तो ये चेक करो, स्टोइकोमेट्रिक 1 1 1, ठीक है। SO3 नहीं, कहां बैलेंस है, 2 2 4 है ना, तो 4 S1 4 2 हाफ O2 कर दो, ठीक है। SO2 प्लस हाफ O2 2 1 3, SO3 फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रिएक्शन को चलाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन, कोई ऊर्जा, कोई आपको तापमान के बारे में ऑप्शन नहीं है, तो उनको छोड़ ही दो, ठीक है। उत्प्रेरक का उपयोग, उत्प्रेरक क्या होता है पहले तो ये समझो। उत्प्रेरक होता है जो रिएक्शन को जनरली हम यूज करते हैं कि रिएक्शन की जो है वो स्पीड बढ़ा दे, ठीक है, रिएक्शन को जल्दी से करवा दे। जल्दी से करवा देने का मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट जल्दी से बना दे, ठीक है। दूसरा है एक अधिशोषक का उपयोग जो SO3 को अधिशोषित कर ले। अधिशोषक देखो, एक आपकी चैप्टर है पृष्ठ रसायन, उसमें आप पढ़ोगे इसको डिटेल से, क्या होता है। एक ऐसी सरफेस होती है, कोई भी सरफेस होती है जो अपने ऊपर किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल को जो है क्या कर लेती है, ऐसे सरफेस के ऊपर अधिशोषित कर लेती है। अवशोषण और अधिशोषण 2 वर्ड होते हैं जो आपको आगे फिजिकल केमिस्ट्री में अगले चैप्टरों में मिलेंगे। 12th में है पृष्ठ रसायन, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अधिशोषण कर लेना, SO2 जो है वो जैसे बनती जाएगी वो SO2 को क्या कर लेगा, अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेगा। अभिकारक की कम मात्रा, अभिकारक कौन से हैं, SO2 प्लस O2, इनकी हम अगर कम मात्रा लें तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। अगर हम ये करें तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। अगर हम ये करें, उत्प्रेरक का उपयोग करें, तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। देखो उत्प्रेरक वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे सही लग रहा होगा, क्योंकि उत्प्रेरक का काम होता है रिएक्शन को जल्दी करवाना और प्रोडक्ट को बनवाना, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाता है। ये क्यों हो जाता है गलत, गलत इसलिए हो जाता है कि आपको पता है रिएक्शन कहाँ है, साम्य पर है, और साम्य को कोई नहीं हिला सकता, उत्प्रेरक भी नहीं हिला सकता। तो उत्प्रेरक वाला ऑप्शन तो हो गया गलत, कि उत्प्रेरक का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। साम्य को कोई हिला नहीं सकता, ना रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट कर सकता है, ना वो बैकवर्ड शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देख लो, अभिकारक की कम मात्रा। अभिकारक की एक मोल है, एक इसका मोल है, सॉरी आधा इसका मोल है। तो अगर हम अभिकारक की मात्रा और कम कर दें, मात्रा और कम कर दें,
तो क्या लगता है आपको SO3 ज्यादा बनेगा? अरे अभिकारक की मात्रा कम कर दी तो SO2 जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि जहां पे सांद्रता कम हो रही है उसको नलीफाई करने के लिए वो इफेक्ट क्या करता है, ज्यादा से कम मात्रा की तरफ आएगा। ठीक है, नलीफाई करने के लिए ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार तो वो कम मात्रा में आएगा। तो अभिकारक की अगर आपने मात्रा ही कम कर दी तो रिएक्शन तो बैकवर्ड चलने लगेगी। ये वाली अगर आपने कम कर दी तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड चलने लगेगी। ठीक है, एक अधिशोषक का उपयोग जो SO3 को अवशोषित कर ले। मानो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन को लाना है, कोई पात्र में रिएक्शन हो रही है, बंद पात्र है, साम्य जो है वो बंद पात्र पे ही आता है। ठीक है, बंद पात्र पे है तो SO3 बन रही है, लगातार SO3 बन रही है। एक टाइम ऐसा आया जब SO3 की कंसंट्रेशन फिक्स हो जाती है, SO2 प्लस O2 की भी सांद्रता फिक्स हो जाती है और दोनों क्या है, साम्य पर आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं SO3 को ऐसी टेक्निक लगाऊं कि वो कोई भी अगर अधिशोषक या मान लो कोई इसमें ऐसे मटेरियल डाल दूं जो SO3 को कैच कर रहा हो, अधिशोषित कर रहा हो, SO3 क्या है वो कंटेनर में लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और कम होती जाएगी। और साम्य की आदत क्या है, हमेशा साम्य बनाए रखना, ये इसकी आदत है, हमेशा बने रहना। तो SO3 जैसे ही कम होगी, SO3 को तो और बनना पड़ेगा क्योंकि कम हो रही है और साम्य तो रखना जरूरी है, साम्य रखना जरूरी है। तो SO3 को, और रिएक्शन कहां जा रही है, लगातार फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन क्यों, क्योंकि SO3 लगातार बन रहा है। SO3 को ज्यादा बनाने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और SO3 जो है वो लगातार कंज्यूम हो रही है, किसके द्वारा, अधिशोषक के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज योर राइट। ठीक है, ऐसे सोचना है आपको कॉन्सेप्चुअल, इसमें पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, समझ रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ टोटल प्रेशर डिक्रीज्ड, मतलब टोटल प्रेशर जो है वो क्या कर दिया है, कम कर दिया है। और ये पूछ रहा है अगर हम टोटल प्रेशर जो है वो कम कर दें, P जो है वो कम कर दें, तो कौन सी रिएक्शन जो है इनमें से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ये आपका सवाल है। सोचो क्या किया है, क्या करना चाहिए आपको, सोचो, करो, पॉज करके करना, मैं सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, क्या करना है, देखो प्रेशर क्या कर दिया, कम कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर और वॉल्यूम क्या चलते हैं, रिवर्स चलते हैं। तो V क्या हुआ, बढ़ा। ठीक है, V बढ़ा मतलब इकाई आयतन में मोलों की संख्या क्या हुई, कम हुई, मोलों की संख्या कम हुई, मोल, नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम बढ़ गया, मान लो पहले वॉल्यूम 1 लीटर था, 1 लीटर में 5 मोल थे, अब वॉल्यूम बढ़ के क्या हो गया, 10 लीटर हो गया, 10 लीटर हो गया और मोल कितने हैं, 5 के 5 क्या है, फिक्स है। तो इकाई आयतन में मोलों की संख्या क्या हुई, कम हुई ना। पहले क्या आ रहा था, 5 मोल थे, 1 था तो 5 आ रहा था, अब क्या है, 5 है। अब वॉल्यूम हो गया 2 लीटर तो कितना आएगा, 0.25 आएगा, सॉरी 2.5 आएगा, है ना। तो इकाई आयतन में मोलों की संख्या क्या होगी, कम होगी। मोलों की संख्या हुई कम, इफेक्ट आया ये, मोलों की संख्या हुई कम। ली चैटेलियर ने बोला है कि जब जो भी कोई चीज कम होगी तो उसको नलीफाई करने के लिए कहां जानी चाहिए रिएक्शन, जहां पे वो चीज ज्यादा हो। मतलब मोलों की संख्या यहां कम है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिस भी रिएक्शन में मोलों की संख्या ज्यादा है वो रिएक्शन कहां चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसमें देखो प्रोडक्ट साइड 2 मोल है, इधर 4 है, तो 4 रिएक्शन साइड और इसमें 2 ही मोल है, तो इसमें तो मोल कम है। मोल हमें क्या चाहिए, इफेक्ट क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ये क्या है, इफेक्ट है, इफेक्ट है, ये क्या है, इफेक्ट। जो कंडीशन दी है प्रेशर की उसका इफेक्ट आ रहा है ये कि मोल हो गए कम, और हमें क्या चाहिए, मोल करने हैं ज्यादा। कौन सी साइड, जिस साइड रिएक्शन चलानी है हमें चलानी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या है, 2 मोल, इसमें क्या है 2 और इसमें भी 2 बराबर हो गए, कोई मतलब नहीं। इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 1 मोल है, 1 इसमें 2 है। ये रिएक्शन आपका आंसर, ये भी चेक कर लो, इसमें 2, इसमें भी 1 और 1 2 मोल, ये बराबर है, ये नहीं होंगे। आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। N2O4 gives 2NO। समझ रहे हैं ना मेरी बात, कहां से चले थे हम, छोटी सी चीज से चले थे कि असर क्या करना है, खत्म करना है। ये बात याद रखो, जो असर हो रहा है नेट असर रिएक्शन के ऊपर, एक चीज वो देगा, ठीक है, एक चीज ये है प्रेशर, इसी से आपको शुरुआत करनी है। प्रेशर उसने दे दिया, घट रहा है या बढ़ रहा है, आपको देखना है उस प्रेशर से आप क्या क्या निकाल सकते हो, क्योंकि प्रेशर जो है वो V पे भी असर करता है और V जो है वो सांद्रता, यानी ये तो क्या रहनी चाहिए, नियत, तो यानी N पे डिपेंड करेगा कि N जो है वो बढ़ेगा या घटेगा। N आते ही आप पहुंच जाओगे
टर्म पे कि आपको पकड़ में आ जाएगी ना रिएक्शन कि आपको क्या करना है। एन अगर कम हो रहा है तो आपको एन ज्यादा की तरफ बढ़ा देना है, और अगर ज्यादा हो रहा है तो कम की तरफ बढ़ा देना है। सिंपल है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक जो है, आप इससे लगातार क्वेश्चन करते रहिए, इससे रिलेटेड ली चैटेलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड जो है वो आप क्वेश्चन लगाते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, डायरेक्ट आएगा, रिएक्शन आपको दी हुई होगी और आपको कंडीशन दी हुई होगी, और आपको बिना पेन उठाए बस थोड़ा सा सोच के, कॉन्सेप्चुअल सोच के कि क्या हो रहा है, क्या रिएक्शन में दिया गया है और हमसे क्या पूछ रहा है वो। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब। एक और क्वांटिटी है इसमें, है रिएक्शन कोएफिशिएंट। स्पेलिंग भूल गया, रिएक्शन कोएफिशिएंट Q, इससे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, रिएक्शन कोएफिशिएंट Q। एक देखो कोई रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन हम शुरू में पढ़ रहे थे, वही ले लेते हैं। सॉरी, हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये कोई रिएक्शन है, ठीक, साम्य के ऊपर ए और बी से क्या बन रहा है, एम और एन बन रहा है। इसके ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, ए बी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल एन स्मॉल एन। ठीक है, ये क्या है, कैपिटल एम और कैपिटल एन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम दो चीजें लिख सकते हैं, के इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या लिखेंगे, एन एन एम एम, ये तो सबको पता ही है, आता ही है। कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर में छोटा ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर में छोटा बी। ठीक, एक होता है क्यू, रिएक्शन कोएफिशिएंट। इसको भी हम सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, एन की पावर एन, एम की पावर एम, और ए की पावर ए और बी की पावर बी। दोनों में अंतर क्या है, सेम लग रहा है देखने में, दोनों में अंतर क्या है, इसको हम लिखेंगे साम्य पर, साम्य पर। ठीक है, ओनली ऑन साम्य पर। जब रिएक्शन जो है वो साम्य को प्राप्त कर लेगी, जब रिएक्शन जो है वो क्या करेगी, डायनामिक मोशन में होगी, लेकिन हमें क्या लगेगी, रुकी हुई लगेगी। एम और एन की सांद्रता फिक्स हो जाएगी, ए और बी की सांद्रता फिक्स हो जाएगी, सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जितना ए और बी टूटेगा उतना ही एम और एन बनेगा, जितना एम और एन टूटेगा उतना ए और बी बनेगा। रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी एकदम। ठीक है, इसको कहां लिखेंगे, साम्य पर। इसको सॉरी, इसको कहां लिखेंगे, साम्य पर। इसको किसी भी स्टेज पर लिख सकते हैं, किसी भी रिएक्शन की जो है वो कोई भी स्टेज हो, किसी भी स्टेज पर। ठीक है, इसको किसी भी स्टेज पर लिख सकते हैं। मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई है, जस्ट स्टार्ट हुई है, इसको हम लिख सकते हैं। जस्ट स्टार्ट हुई है होने का मतलब क्या है, ए और बी अपनी मैक्सिमम मात्रा पे है, ए और बी अपनी मैक्सिमम मात्रा पे है। एम और एन अभी क्या है, स्टार्ट हुई है, तो कम ही बनेंगे भाई। शुरू में तो एम और एन क्या कम ही बनेंगे। ए और बी धीरे धीरे कम होते गए, कम होते गए, 5 मिनट बाद देखा और कम हो गए। एम और एन की मात्रा लगातार बढ़ रही है, ए और बी लगातार कम हो रहे हैं, एम और एन लगातार बढ़ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब एम ए और बी हमें लगेगा बस अब कंसंट्रेशन नियत होगी भाई, अब इससे आगे ये नहीं काम कर रहा, मतलब ए और बी की मात्रा कम नहीं हो रही है, एम और एन की मात्रा बढ़ नहीं रही है। वो क्या है, साम्य है। वो क्या है, साम्य है। लेकिन ए क्यू को हमने पहले ही लिख दिया, बाद में भी लिख देंगे। मान लो किसी कारणवश साम्य से आगे चली गई रिएक्शन, साम्य आया और साम्य से आगे चली गई रिएक्शन, मतलब ये कि ए और बी कम होता रहा और एम और एन बढ़ता रहा, मतलब साम्य से आगे निकल गई रिएक्शन। ठीक है, तो वैसे भी हम लिख सकते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या क्या होगी, देखो, क्या Q और K बराबर हो सकता है। कब होगा बराबर, कब होगा, जब रिएक्शन कहां होगी, साम्य पर होगी। तो भाई दोनों की वैल्यू तो एक जैसी होगी ना, साम्य पर होगी तो n की सांद्रता भी उतनी होगी, इसमें भी n की सांद्रता उतनी होगी, m की सांद्रता उतनी होगी, m की सांद्रता उतनी, a और b की सांद्रता उतनी होगी। तो Q और K को हम बराबर मान सकते हैं, कब, एट इक्विलिब्रियम।
एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट। ठीक, दूसरा Q जो है वो कम भी हो सकता है, किससे? K से। कैसे होगा? Q कम होगा K से। Q कम होने का तरीका क्या है? N की सांद्रता क्या हो जाए? कम, M की सांद्रता कम हो जाए, A की सांद्रता बढ़ जाए और B की सांद्रता बढ़ जाए। ठीक है, A की सांद्रता Q को अगर कम करना है तो उसकी ऊपर वाली वैल्यू जो है वो कम हो जाए, नीचे वाली वैल्यू बढ़ जाए। ये कब होगा? जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही होगी। रिएक्शन स्टार्ट हो रही होगी बिफोर इक्विलिब्रियम, साम्य से पहले, बिफोर इक्विलिब्रियम। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिफोर इक्विलिब्रियम। और तीसरी कंडीशन, Q जो है वो ज्यादा हो जाए K से आफ्टर इक्विलिब्रियम। ये भी समझ गए होंगे, आफ्टर इक्विलिब्रियम Q जो है वो ज्यादा हो जाए। Q ज्यादा होने का मतलब M की सांद्रता बढ़ गई, N की सांद्रता बढ़ गई, A की सांद्रता कम हो गई, B की सांद्रता कम हो गई। एक टाइम ऐसा आया जब इनकी फिक्स हो गई थी, लेकिन जब साम्य के आगे रिएक्शन चली गई है तो A की सांद्रता कम होगी, B की सांद्रता कम होगी और M की लगातार बढ़ रही है, N की लगातार बढ़ रही है, तो Q जो है वो ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा, सर इसको पढ़ाने का मतलब क्या रहा? इसको पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? ये Q का जिक्र ही क्यों किया? Q का जिक्र इसलिए हमें करना पड़ा, कई बार हमें क्या होता है, दो कंडीशन देगा, वो दो कंडीशन दे देगा, K आपको दे देगा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, K जो है वो क्या है? फिक्स है, हमेशा फिक्स रहेगा। क्यों? K को तो हम कहां डिनोट करते हैं? साम्य पर डिनोट करते हैं। साम्य फिक्स होता है किसी रिएक्शन का, भाई ये रिएक्शन है, इतने इतने मोल लिए गए हैं इसके, तो इसका साम्य फिक्स है कि इसका साम्य इतनी सांद्रता पे आएगा, ये चीज फिक्स है। तभी तो K क्या है? हमेशा फिक्स रहता है, K कभी नहीं बदलता किसी रिएक्शन का। समझ रहे? जैसे कोई एसिड है तो उसका हम Ka लिखते हैं, मतलब डिसोसिएशन ऑफ एसिड। कोई बेस है, बेस, तो उसका हम Kb लिखते हैं। ऐसे सब लिखते हैं ना, Ka Kb, और बाद में pKa वैल्यू निकालते हैं, pH निकालते हैं, pKb वैल्यू निकालते हैं, ये सब हम क्या करते हैं? निकालते हैं। ठीक है, तो वो डिसोसिएशन गुणांक होता है, वो फिक्स होता है किसी भी एसिड का। जैसे HCl का फिक्स है, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड का फिक्स है, टार्टरिक एसिड का फिक्स है, सबका फिक्स होता है। ठीक, तो उससे क्या है, ये K तो फिक्स है, Q फिक्स नहीं है। Q फिक्स नहीं है, इससे आप पता लगा सकते हो, Q फिक्स नहीं है, इससे आप पता लगा सकते हो रिएक्शन साम्य पे है या नहीं। कैसे? K आपको किसी रिएक्शन का दे दिया, मान लो ये नीचे वाला आप ध्यान मत दो, ये रिएक्शन है कोई, आपको दे दी, और आपको दे दिया K की वैल्यू दे दी, मान लो कुछ भी, मान लो 4 × 10⁻⁻10 दे दी। ठीक है, ठीक, अब आपको उसमें बोला कि इसकी Q की वैल्यू जो है, इसके Q की वैल्यू है, इसके Q की वैल्यू जो है 2 × 10⁻⁻10 है। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू है इसकी Q की। अब पता लगाओ रिएक्शन साम्य पर है या नहीं है, या फिर रिएक्शन साम्य पे आएगी या नहीं आएगी, रिएक्शन साम्य पे आने वाली है या रिएक्शन साम्य को क्रॉस कर गई है। ये सारे ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा कि क्या हुआ, K की वैल्यू ये है और Q की वैल्यू वो है। ठीक है, इस रिएक्शन की बताओ Q क्या है? कम है। Q क्या है? कम है। कम है, ये बिफोर इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कहां है? बिफोर इक्विलिब्रियम, साम्य से पहले है, मतलब साम्य अभी आने वाला है, साम्य अभी आया नहीं है। किसी केस में मान लो ये Q की वैल्यू दे दी आपको और ये K की वैल्यू दे दी। ठीक है, K की वैल्यू दे दी, तो आपको पूछ लेगा बताओ अब क्या होगा, तो ये क्या है? ये Q ज्यादा है K से आफ्टर इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम निकल गया भाई। इक्विलिब्रियम निकल गया मतलब M और N की सांद्रता क्या है? बढ़ रही है लगातार, बढ़ रही है लगातार। अब इनकी फिक्स नहीं है, बढ़ रही है लगातार। ठीक है, Q की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई तो मतलब सांद्रता बढ़ रही है M और N की, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है लगातार। आपको बहुत सारी बातें तो पता चल रही है ना इस चीज से, Q से, इसलिए हमने Q पढ़ा है कि रिएक्शन कब साम्य पे आएगी, कितना टाइम लेगी, ये सब बातें इससे हम करते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था। अब चलिए हो गया, इस पे आपको देते हैं एक दो क्वेश्चन, तो आपके कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर हो जाएं। हाँ जी, चलिए आपको मैं 3 कंडीशन देता हूं, आपको बताना है Q बराबर K है, दूसरा है Q इज लेस देन K है, तीसरा है Q इज
सॉरी Q इज ग्रेटर देन K एंड Q इज लेस देन K है। आपको बताना है ये किसी रिएक्शन की, जैसे मान लो A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी, ये कोई रिएक्शन है, ठीक है, साम्य पर ये कोई रिएक्शन है। इसके लिए आपको बतानी है अगर ये वाली कंडीशन हो, ये कंडीशन हो, बराबर वाली ग्रेटर देन और लेस देन वाली कंडीशन हो, तो रिएक्शन का क्या होगा, रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन का जो है भाग्य, फेथ क्या होगा, बताओ क्या होगा। मतलब फॉरवर्ड, आपको इतना बताना है बस, फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी या फिर स्टेबल रहेगी, इन तीनों में से बताओ क्या होगा, तीनों ऑप्शन के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Q बराबर K है तो रिएक्शन कहां है, साम्य पर है। साम्य पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर होती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर होती है, मतलब रिएक्शन जो है वो स्टेबल रहेगी, रिएक्शन कहीं नहीं जाएगी, मतलब साम्य पर है, ठीक है। Q इज ग्रेटर देन K, Q बड़ा है K से, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन चुका है, प्रोडक्ट ज्यादा बन चुका है, प्रोडक्ट ज्यादा बन चुका है, तो रेट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बना तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज लेस देन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट ज्यादा बन गया, ये चीज ज्यादा बन गई तो रिएक्शन कहां जाना चाहिए, ये ज्यादा हो गया तो ये वापस पीछे आना चाहिए बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है, बढ़ जाएगी। इसके लिए उल्टा हो जाएगा, क्योंकि Q क्या है, कम है, कम है मतलब प्रोडक्ट की मात्रा कम है और A प्लस बी की मात्रा क्या है, ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, इसकी ज्यादा है तो रिएक्शन कहां जाना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब RF इज ग्रेटर देन RB। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे नॉर्मल से, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज का ये वीडियो जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल जो है वो क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वैल्यू के अकॉर्डिंग दिया रहता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना जिसमें 1000 ATM 500 डिग्री सेल्सियस और वो सब टेम्परेचर दे रखा था, कैलकुलेशन आपको लग रहा था वैल्यू दे रखी है, इसमें कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन कैलकुलेशन नहीं थी, उसमें कॉमन सेंस था कि इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमें टिक करना चाहिए, क्योंकि 2 ऑप्शन में कम टेम्परेचर दे रखा था, 2 में ज्यादा टेम्परेचर दे रखा था, 2 में प्रेशर ज्यादा दे रखा था और 2 में प्रेशर कम दे रखा था। तो उसको हम कॉमन सेंस से चेक करेंगे कि सबसे कम टेम्परेचर किसका, हमें थोड़ी पता है वो रिएक्शन जो है वो कितने टेम्परेचर पे होगी, उसने तो बस ऐसे ही हाइपोथेटिकली दे दिया, ठीक है, हाइपोथेटिकली दे दिया, और वो कॉमन सेंस चेक करना चाहता है आपका कि आप उसमें कितना एफर्ट लगा के उसको कैसे डिस्क्राइब या फिर कैसे उसको सोल्व करोगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर से, थैंक यू।